नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको बता दूं कि पिछले 2 वीडियो में मैंने द लास्ट लेसन को हिंदी अर्थ सहित बताया है, यानी उसे पढ़ा है, अंग्रेजी में पढ़ा है और हिंदी अर्थ सहित बताया है, यानी हिंदी में भी बताया है। वहीं एक वीडियो में हमने पूरे पाठ की समरी को भी देखा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ताकि आपको पूरा पाठ समझने में आसानी हो। उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर द लास्ट लेसन का। पहला सवाल है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन फ्रांज से क्या उम्मीद की जा रही थी कि वह क्या तैयारी करके आता। जवाब है, दैट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। उस दिन फ्रांज से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह पार्टिसिपल का जो पार्ट है उसे तैयार करके आए, क्योंकि एम हेमल जो कि फ्रेंच टीचर थे, एम हेमल ने कह रखा था कि वह उनसे यानी विद्यार्थियों से, जिसमें फ्रांज भी एक विद्यार्थी था, उनसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। बट फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रांज कुछ भी नहीं जानता था, यानी उसने तैयारी नहीं की थी। तो इसका आंसर होगा, दैट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, यानी फ्रांज से उम्मीद की जा रही थी कि वह पार्टिसिपल्स का पाठ तैयार करके आए, क्योंकि एम हेमल ने कह रखा था कि वह पार्टिसिपल पर सवाल पूछेंगे। बट फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, लेकिन फ्रांस कुछ भी नहीं जानता था पार्टिसिपल पर। यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको अपने ही शब्दों में जवाब देना है, तो यह जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रखा हूँ बस आप उसे ही हूबहू उतार दें या फिर रट कर चले जाएं। आप समझें और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। और अगर आप न लिख पा रहे हैं तो मैंने एक बेसिक इंग्लिश की श्रृंखला भी चला रहा हूँ, आप उससे देखकर समझ सकेंगे कि अंग्रेजी में लिखा कैसे जाता है, आप अगर अपना ग्रामर ठीक कर लेते हैं तो। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप समझें। और ऐसे भी अगर आप न भी करते हैं तो समझाने का मेरा उद्देश्य है कि जब आप आसानी से समझ जाएंगे पाठ का अर्थ और आंसर का, तो आपके दिमाग में याद रहेगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस that was unusual about the school that day. What did Franz notice that was unusual about the school that day? यानी फ्रांज ने वह असामान्य चीजों को, वह क्या असामान्य पाया स्कूल के बारे में उस दिन, दैट डे। आंसर है, फ्रांज नोटिस्ड सम अनयूजुअल चेंजेस इन द स्कूल दैट डे, यानी फ्रांज ने कुछ असामान्य परिवर्तन देखा। किस दिन नोटिस किया? उस दिन। इंस्टीड ऑफ नॉइजी क्लासरूम, क्योंकि सामान्यतया जो क्लासरूम नॉइजी हुआ करता था, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ करता था, लेकिन एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था जैसे संडे की सुबह हो। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी वह जो बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पट जो था, उसमें क्या रखता आ रहा था, क्या लिखाता हुआ आ रहा था? For last 2 years, all the bad news had come from there, such as the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. यानी बीते 2 सालों से सभी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, उस बुलेटिन बोर्ड से। किस तरह की बुरी खबरें? जैसे लॉस्ट बैटल्स, यानी युद्ध में हार जाने की, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी जो कमांडिंग अधिकारियों के ऑर्डर का प्रारूप था वो। At last an order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine.
और अंत में एक ऑर्डर आता है, एक आदेश आता है, और उस आदेश के तहत ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ें। 4 नंबर, What changes did the order from Berlin cause in school that day? यानी वह जो ऑर्डर आया उससे क्या चेंजेज आए, क्या परिवर्तन आए स्कूल में उस दिन। The order from Berlin changed the atmosphere of the school that day. यानी जो ऑर्डर बर्लिन से आया उसने पूरे माहौल को, स्कूल के माहौल को उस दिन बदल दिया। इट वॉज एन अनयूजुअल एटमोसफेयर, और यह एक असामान्य माहौल था। एम हेमल हैड पुट हिज फाइन संडे ड्रेस, और एम हेमल जो कि टीचर थे फ्रेंच के, उन्होंने अपना सुंदर ड्रेस पहन रखा था, जो सामान्यतः वह गिफ्ट प्राइज देने के दिन पहनते थे या फिर इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल अजीब और शांत लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेज इन द क्लासरूम दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और क्लासरूम के वो पीछे बेंचेज, जो पीछे रखे गए थे बेंचेज, वो आमतौर पर क्या कर रहते थे, खाली रहते थे। लेकिन द एल्डरली पीपुल वेर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्टूडेंट्स, लेकिन जो गांव के बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग थे, वह शांति से बैठे हुए थे उन बेंचों में, लाइक स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट हैम हेमल एंड स्कूल चेंज? उसका जो फीलिंग था, फ्रांस का जो अनुभव, फीलिंग था मन में, जो भी भावना थी एम हेमल और स्कूल के प्रति, कैसे चेंज हुआ। फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांस को यह पता चला कि यह जो लेसन था फ्रेंच का, वह अंतिम फ्रेंच लेसन था। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली। उसे इस बात का दुख होता है कि उसने फ्रेंच को सही तरीके से क्यों नहीं सीखा, फ्रेंच जो उसकी मातृभाषा थी। हिज बुक्स विच सीम्ड न्यूसेंस एंड ए बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। कुछ देर पहले जो उसके किताबें बाधक लग रहे थे और बर्डन, बोझ लग रहे थे, वही अब पुराने दोस्त थे। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज्ड, और उसका जो भाव था एम हेमल के प्रति वह भी परिवर्तित हो गया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, और वह उनके रूलर और कितने क्रैंकी थे वह भी भूल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? इस स्टोरी में जो पीपुल हैं वह अचानक ही यह रियलाइज करते हैं, यह महसूस करते हैं कि उनकी भाषा कितनी कीमती है, कितना प्रेसियस है, बहुमूल्य है उन लोगों के लिए। टू देम, व्हाट शोज यू दिस? यह क्या दर्शाता है? व्हाट डज दिस हैपन? या व्हाई डज दिस हैपन? यह क्यों हुआ? ठीक है, आंसर देखते हैं। M. Hamel told the students and villagers that according to new rule, only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. एम हेमल ने विद्यार्थियों और ग्रामवासियों को कहा कि नए रूल, नए नियम के अनुसार अब ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन की ही पढ़ाई होगी, जर्मन ही सिखाया जाएगा। Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it. और जो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं वह ना तो फ्रेंच लिखने योग्य हैं और नहीं बोलने योग्य। He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. और उसने फ्रेंच की प्रशंसा एक खूबसूरत, स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा के रूप में की। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा के रूप में। He said that for the enslaved people, their language was the key to their prison. उन्होंने कहा कि जो भी दास हो चुके हैं, गुलाम लोगों के लिए उनकी भाषा ही की के रूप में, यानी चाबी के रूप में काम आई है, जो उसके प्रिजन से निकले। Then the people realized how precious their language was to them. तभी लोग इस बात को रियलाइज करते हैं, मानते हैं, महसूस करते हैं कि उनकी जो भाषा है वह कितनी बहुमूल्य है उन लोगों के लिए। दिस शोज पीपुल्स लव फॉर देयर ओन मदर टंग एंड कंट्री, और यह दर्शाता है व्यक्ति को उसके मदर टंग यानी मातृभाषा और देश के प्रति प्रेम को। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस थिंक्स
Will they make them sing in German? Even the pigeons. What could this mean? फ्रांस सोचता है कि वे लोग क्या इसे जर्मन में भी गाना सिखाएंगे, इवन द पिजन्स, इन कबूतरों को भी। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या अर्थ हो सकता है? आंसर है, एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन नाउ जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन। मतलब नए रूल के कारण, वह आदेश के कारण जो बर्लिन से आया है, उसके अनुसार अब जर्मन ही पढ़ाया जाएगा ऑल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। दिस मीन्स दैट हिज ओन मदर टंग वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी जो मातृभाषा है वह उनसे दूर की जा रही है। एंड ड्यूरिंग द लास्ट लेसन व्हेन पिजन्स वेर कूड वेरी लो, और जब लास्ट लेसन के दौरान कबूतर काफी धीमे स्वर में बोले, फ्रांस थॉट दैट हिज लैंग्वेज फ्रांस थॉट दैट हिज लैंग्वेज इज एज नेचुरल एज क्वीइंग इज टू पिजन। फ्रांस को लगा कि उसकी जो भाषा है वह भी वैसे ही नेचुरल है, स्वाभाविक है, जैसे पिजन का बोलना, कबूतरों का। इट इज इम्पॉसिबल टू अल्टर द वे पिजन सिंग, और यह लगभग असंभव है जिस तरीके से पिजन बोलते हैं, उसके तरीके को बदल पाना असंभव है। इन द सेम वे इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपुल टू एक्सेप्ट ए लैंग्वेज विच इज फोर्सिबली इम्पोज्ड ऑन देम। और ठीक उसी तरह यह भी कठिन है लोगों के लिए एक नए लैंग्वेज को, एक नए भाषा को स्वीकार करना, ग्रहण करना, जो उस पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, इम्पोज किए जा रहे हैं। आगे बढ़े, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट। यह सेक्शन है आपकी पुस्तक का, आप देखें वहाँ उसमें क्वेश्चन मिलेगा, व्हेन ए पीपुल, यह झारखंड बोर्ड में चल रहे फ्लेमिंगो की जो पुस्तक है उसमें यह क्वेश्चन दिया गया है, और उसी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड। हो सकता है आपके पुस्तक में भी हो, आप फ्लेमिंगो पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ के एक विद्यार्थी से, झारखंड बोर्ड के एक विद्यार्थी से मैंने पुस्तक ली है, और उसमें यह है। So the question is, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? When a people are enslaved, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, मतलब यह जो है इन्वर्टेड कोमा में, ये क्या है, यह हुबहू शब्द हैं उनके, यानी एम हेमल, जो उन्होंने लोगों के बीच कहा है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री। क्या आप इस तरह के एग्जाम्पल को हिस्ट्री में देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं? इसका आंसर है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नेटिव लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम इट्स पीपुल। कुछ उदाहरण हैं जिसमें कि लोगों की जो मातृभाषा है, उनका नेटिव लैंग्वेज है, उसे छीन लिया गया, उससे दूर कर लिया गया और एक नया भाषा इम्पोज कर दिया गया। वह, और इसमें से एक नंबर में, इंग्लिश इम्पोज्ड ऑन द वेरियस सेल्टिक पीपुल, स्पेनिश इम्पोज्ड ऑन द बॉस्क, और तुर्किश इम्पोज्ड ऑन द कुर्द्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। What happens to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? तब क्या होता है जब एक भाषा, मतलब माइनॉरिटी, काफ़ी कम लोग हों एक राज्य में, तो वह अब कैसे उसे जीवित रख सकते हैं? जैसे पंजाबी बेंगलोर में रहे तो उसे कैसे जीवित रह सकते हैं, भूल नहीं सकते। ठीक उसी तरह तमिल मुंबई में, कन्नड़ दिल्ली में, कन्नड़ के वासी जो कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ बोलने वाले, और गुजराती बोलने वाले कलकत्ता में। तो इस तरह दे कैन कंटिन्यू टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज एट देयर होम्स इन ऑर्डर टू मेक देयर चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज। यानी वे लोग अपने घरों में ही अपने नेटिव लैंग्वेज को बोल सकते हैं, ताकि वे अपने बच्चों को सिखा दें अपना नेटिव लैंग्वेज। इवन दे शुड ट्राई टू विजिट देयर नेटिव प्लेसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। और एक निश्चित अंतराल पर उन्हें अपने नेटिव प्लेस, यानी जहाँ के हैं वहाँ जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू स्टे क्लोज टू देयर्स रूट, ताकि वे अपने जड़ से
निकट रहे। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? क्या यह संभव है कि कोई अपने लैंग्वेज का जो प्राइड है, गर्व है, उसे ले जा सके? डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स? आपको पता है कि यह जो लिंग्विस्टिक चौविनिज्म है इसका अर्थ क्या होता है? चौविनिज्म मतलब अंतर्राष्ट्रीयता, जिसे हम बोलते हैं, किसी भी चीज पर अंधभक्ति। तो आगे लेते हैं, जैसे यस इट इज पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज। हाँ, यह संभव है कि कोई भी अपने लैंग्वेज के लिए प्राइड कैरी करे। Indifference toward other language is not healthy for any country. और किसी दूसरे भाषा के प्रति इंडिफरेंस मतलब उसे अलग महसूस करना, अंतर महसूस करना, वह किसी भी कंट्री के लिए हेल्दी नहीं है। When the sense of belonging to one's own language crosses the thin line between pride and proud, और जब किसी का एक जो सेंस है अपने लैंग्वेज के प्रति, वह प्राइड और प्राउड के लाइन को क्रॉस ना करे। प्राइड मतलब एक होता है गर्व और एक हो गया अहम, अहंकार। तो उस लाइन को नहीं आप गर्व करें, अहंकार ना करें, दूसरे की भाषा को छोटा ना समझें। लेकिन जब कोई इस लाइन को क्रॉस करता है, वही बन जाता है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। It becomes linguistic chauvinism. If people good about their language and tradition, they must have tolerance for other languages. अगर कोई व्यक्ति अपनी भाषा और परंपरा को अच्छे से देखता है, रिस्पेक्ट करता है, तो उसे दूसरे के प्रति भी सहिष्णुता रखनी चाहिए, दूसरी भाषाओं के प्रति। ठीक है जी, चलें आगे। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज। इंग्लिश वह भाषा है जिसमें कई दूसरी भाषाओं के भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं। दिस इज इंक्लूसिवनेस इज वन ऑफ द रीजन इट इज नाउ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। और इस यह एक क्या वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड विश्व की भाषा है और इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो उदाहरण है जैसे किंडरगार्टन जर्मन से है, कैपिटल लैटिन से है, बाजार हिंदी से है। तो इसी टाइप के कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं कि ये क्या होंगे। तो उस पुस्तक में दिया हुआ है कि ये टाइकून कहाँ से है, ट्यूलिप कहाँ का है, लोगो कहाँ का है। तो मैंने इसका आंसर दे दिया है। आप इसे क्या करें, पोज करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पोज करके आप लिख लें, जैसे आपकी इच्छा। आंसर यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेज एंड ट्रिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी आपको इस सेंटेंस का भाव समझकर ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा वाक्य जो सही भाव बता रहा है, सही मीनिंग बता रहा है। अब जैसे सेंटेंस व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, यानी ये जो वर्ड्स थे यह थंडर क्लैप थे, यानी वज्रपात की तरह थे मेरे लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा? लाउड एंड क्लियर, यानी काफ़ी तेज और स्पष्ट। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो भी बोला जा रहा था सही था और स्पष्ट था। लेकिन यहाँ जो लेखक है वह सिर्फ उन्हीं एक खास शब्दों में बोल रहा था। जब उसे यह बताएगा कि अब उसका जो फ्रेंच का लेसन है वह लास्ट लेसन है और अब केवल जर्मन में पढ़ाया जाएगा, तभी उन्होंने ये भाव व्यक्त किया कि ये जो शब्द थे ये थंडर क्लैप के रूप में थे। तो यह तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा स्टार्टिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी जो जिसकी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, उम्मीद न किया जा रहा हो। मेरे हिसाब से यही होगा। फिर भी तीसरा देख लेते हैं, प्लीजेंट एंड वेलकम। तो जाहिर सी बात है 2 नंबर ही होगा, एक का दूसरा ही होगा, यही सही स्पष्ट कर रहा है। अगला चलते हैं। When people are enslaved, as long as they hold fast, yeah, it is as if they have the key to the prison as long as they। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? Do not lose their language, यानी अपनी भाषा को ना छोड़ें। Are attached to their language, यानी जुड़े हुए हैं अपनी भाषा से। Quickly learn the conqueror's language, कि जल्दी ही जो विजेता है उसकी भाषा को आप समझें। तो ये होगा आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, यानी हमेशा अपनी ही भाषा से आप जुड़े रहें और वही आपकी दास्ता को उबारेगी, दास्ता से उठने की कुंजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है
डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी जल्दी मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी समय होगा स्कूल जाने के लिए। यू विल गेट टू योर स्कूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? वेरी लेट, ये तो हो नहीं सकता है, काफ़ी देर। टू अर्ली, बहुत पहले, ये भी नहीं हो सकता। अर्ली इनफ, यानी पर्याप्त समय मिलेगा उतना कि वह पहुंच जाए। अर्ली इनफ। आई नेवर saw him look so tall, एम हेमल। मैंने एम हेमल को इतना ज्यादा लंबा कभी नहीं देखा। इसका अर्थ तो यही होगा, आई नेवर saw him look so tall, यह है। तो क्या हुआ? एम हेमल हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर। एम हेमल क्या हुआ? शारीरिक रूप से लंबे हो गए? यह तो संभव नहीं है, नहीं हुआ। स्टूड ऑन द चेयर, क्या अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए? नहीं। सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। बी होगा, डी का बी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप द लास्ट लेसन को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपने पूरी सीरीज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप हर एक वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, क्वेश्चन आंसर से बनाने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। और ये सब करने के बावजूद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।